तो सभी लोग अपना कॉपी निकालेंगे और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको लिखना है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज टैक्स। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्स। मुझे पता है दोस्तों एग्जाम में नहीं आएगा। अरे एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज टैक्स, लेकिन जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स का मतलब क्या होता है, यह बात आपको पता होना बहुत जरूरी है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हो, आपको तो पता होना चाहिए टैक्स का मतलब, तो आप एक लेमन की लैंग्वेज में क्या बोलोगे, टैक्स क्या होता है। कोई बोलेगा सब टैक्स गवर्नमेंट लेती है, टैक्स ये होता है, टैक्स वो होता है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से ये बोलूं कि मुझे एक सिंगल सेंटेंस में बताओ कि टैक्स का मतलब क्या है, तो दोस्तों हम इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन यहां कॉपी में लिखेंगे। और ये चीजें आप जरूर लिखना दोस्तों कॉपी के अंदर, जब भी आपको मजा आएगा। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा दोस्तों, टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी, पहले एक बार आप है ना यहीं तक लिखो इसको, एक्सटोर्शन ऑफ मनी तक। तो दोस्तों टैक्स का मतलब क्या है, अगर मैं एक सिंपल लेमैन का लैंग्वेज में बोलूं तो टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। अच्छा ये कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं धन का अनिवार्य रूप से वसूली करना। हिंदी इंग्लिश का आप टेंशन मत लो भाई, जिसका इंग्लिश मीडियम है वो तो थ्रू आउट इंग्लिश में पढ़ो। किसी ने अगर हिंदी भी ले रखा है, देखो टेक्स्ट तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, पेपर भी इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता। हाँ लेकिन मैं बहुत सिंपल यूज करूंगा, आपको सब समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में तो बल्कि बहुत कई बार संस्कृत का जैसा लगता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हिंदी मीडियम वाला भी इसी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर पूरा इंग्लिश में ही आना है आपका। तो आप लोग बेसिक टर्म्स पूरा वही है, सब सिंपल है, कोई टेंशन नहीं आएगा आपको। व्हाट इज टैक्स, तो टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। हिंदी में बोलते हैं धन का अनिवार्य वसूली करना, वसूली वसूली भाई। अब मुझसे कई लोग बोले अच्छा सर आप ये कहना चाहते हो कि कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी टैक्स होता है, तो सर एक बात बताओ, मुंबई में जो हफ्ता वसूली होता है, जो भाई लोग वहां पर होते हैं वो पैसा लेते हैं बिजनेसमैन से, वो भी कंपल्सरी होता है, वो देना पड़ता है, उसमें इच्छा नहीं चलती। तो सर क्या वो भी टैक्स है, नहीं दोस्तों वो टैक्स नहीं है, क्योंकि हमें इसके आगे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, और वो है भाई अंडर एनी लॉ। अंडर एनी लॉ माय डियर फ्रेंड्स, अंडर एनी लॉ। ये जो टैक्स होता है ना दोस्तों, ये जो टैक्स होता है ये किसी लॉ के अंदर लगाया जाता है, कानून के अंदर लगाया जाता है। टैक्स लगाने के लिए कानून का होना जरूरी है, लॉ का होना जरूरी है। जब तक लॉ नहीं होगा हम उस रिकवरी को टैक्स नहीं बोल सकते दोस्तों। तो यहां पर क्या होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मुंबई में जो हफ्ता वसूली होता है क्या उसका कोई लॉ बना हुआ है, हमारे देश का कानून बना हुआ है कि हफ्ता वसूली करो, नहीं। तो इसलिए हम उसको टैक्स नहीं बोल सकते दोस्तों, हम उसको टैक्स नहीं बोल सकते। तो टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये बताओ ये लॉ कहां से बनता है, ये लॉ कौन बनाता है, किसके पास पावर होती है लॉ बनाने की। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आज मैं क्लास में डिस्कशन करने वाला हूं आप सभी लोगों से। तो आपको टैक्स का एक सिंपल मीनिंग समझ में आया, टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ।
कानून होना चाहिए, कानून, लॉ होना चाहिए दोस्तों। चलो, अब लॉ कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमें यह भी समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ये भी हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर मैंने ये माना कि आपको सब कुछ आता तो आपका घाटा हो जाता है ना। तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं आता, तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आता। क्या बोले सर? चलो आ जाओ। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ये जो टैक्स लगाए जाते हैं ना भाई, ये कितना टाइप का होता है, कितना टाइप का होता है। तो दोस्तों अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। हो सकता है आप लोग पहले कभी पढ़े हो छोटी क्लास में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स जो होता है भाई वो दो तरह का होता है। एक तो होता है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक तो भाई साहब डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो टैक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा दोस्तों, आपको पता है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है? बेसिकली जानते हो आप लोग? चलो बताओ क्या होता है फर्क। सोचो अपने मन में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। सर डायरेक्ट टैक्स तो वो होता है जिसके लगता है उसी से रिकवर किया जाता है। मतलब सर डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसके ऊपर लगाया जाता है ना उसी से रिकवरी किया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में लगाया किसी और पर जाता है, रिकवरी किसी और से किया जाता है। मतलब समझाने में, अरे भाई डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे आप लोग कोई इनकम कमाए हो तो आपको अपनी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। और वो आप ही को देना पड़ेगा दोस्तों, पड़ोसी नहीं देगा। क्योंकि अगर इनकम आप कमाए हो तो टैक्स देने के लिए आप ही लाइबल हो, पड़ोसी लाइबल नहीं है दोस्तों। पड़ोसी यहां पर लाइबल नहीं है, क्योंकि इनकम आप कमाए हो तो टैक्स भी आप ही भरोगे। एक और होता है इसमें दोस्तों ब्लैक मनी टैक्स। फिर ब्लैक मनी टैक्स आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये एक अलग कानून है जो मोदी गवर्नमेंट लेकर आई थी लेटेस्ट। इट मे बी ऑन योर फाइनल लेवल, अभी आप लोगों के लिए नहीं है ये। तो कुल मिलाकर डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, उसमें इनकम टैक्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल, और ब्लैक मनी टैक्स भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको फिलहाल इनकम टैक्स ही पढ़ना है। अब इनकम टैक्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं कोई इनकम कमाया तो मैं ही तो टैक्स दूंगा आपको। सर आप तो बहुत इनकम कमाते होंगे, जरा बताओ कितना कमाते हो। मैं क्यों बताऊं भाई, पर्सनल चीजें थोड़ी बताई जाती है, इनकम नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा, तो इनकम टैक्स दोस्तों डायरेक्ट टैक्स है। जो इनकम कमाएगा वही उसका टैक्स देगा दोस्तों। अगर मैं इनकम कमाऊंगा तो मैं उसका टैक्स दूंगा, अगर आप इनकम कमाओगे तो आप उसका टैक्स दोगे। ये बर्डन किसी और पर नहीं आएगा, इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होगा। नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, चाहो तो लिख लो यहां पर, याद रहेगा। नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। दोस्तों इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता, इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता। जिस पर लेवी होता है, लेवी का मतलब होता है दोस्तों लगाना, उसी से कलेक्ट भी किया जाता है। अगर मिस्टर राम इनकम कमाया तो राम पर लेवी होगा और कलेक्शन भी मिस्टर राम से होगा, श्याम से नहीं होगा। अगर श्याम इनकम कमाया तो श्याम टैक्स देगा, लेवी श्याम पर होगा और कलेक्शन भी मिस्टर श्याम से होगा। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे।
कि जिस पर लेवी होता है उसी से कलेक्शन होता है। जिस पर लेवी होता है दोस्तों उसी से कलेक्शन होता है। इसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब इसमें बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होता। इसमें बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होता। ठीक है। अगर दोस्तों हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें जैसे आप लोगों का जीएसटी आता है, इसमें आप लोग कस्टम ड्यूटी लिख सकते हो। कस्टम ड्यूटी, ये जीएसटी और कस्टम ड्यूटी जो है ना भाई, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये किस पर लगाया जाता है? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। इसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाम सुना होगा आपने। मैंने किसी से पूछा बता जीएसटी का मतलब क्या है, बोले गब्बर सिंह टैक्स। अरे गब्बर सिंह टैक्स थोड़ी है, इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों हमारे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनके ऊपर जीएसटी का लेवी होता है। आप लोग कभी कुरकुरे खाए हो? कुरकुरे, हाँ सर खाए ना कुरकुरे। तो दोस्तों कुरकुरे के ऊपर जीएसटी लगता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और कैसे लगता है बताऊं आपको? अरे कोई तो कुरकुरे बनाता होगा। अच्छा कितने का आता है कुरकुरे? सर कुरकुरे आता है 10 रुपया का, 5 रुपया का। 5 रुपया में तो क्या आता है यार, 10 रुपीज वाला कुरकुरे खाओ, अंदर आधे से ज्यादा तो हवा निकलता है, थोड़ा सा कुरकुरे आता है उसमें। अब सोचो भाई ये कुरकुरे कोई तो बनाया होगा ना। अच्छा बनाने वाले को क्या बोलते? मैन्युफैक्चरर। बनाने वाले को क्या बोलते? मैन्युफैक्चरर बोलते। तो कोई तो कुरकुरे बनाया होगा, तो जिसने कुरकुरे को बनाया वो मैन्युफैक्चरर है। जिसने कुरकुरे को बनाया वो मैन्युफैक्चरर है। तो मैन्युफैक्चरर बताओ गुड्स बनाकर किसको सेल करेगा? होलसेलर को। तो वो गुड्स की प्राइस के अंदर जीएसटी ऐड करेगा। बोलो बर्डन किस पर आ जाएगा? होलसेलर पर आ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर पर लेवी होगा लेकिन कलेक्शन किससे होगा? होलसेलर से, है ना, क्योंकि वो गुड्स का प्राइस में ऐड हो जाता है। अच्छा फिर होलसेलर ये प्रोडक्ट किसको सेल करेगा? रिटेलर को। तो वो टैक्स का बर्डन रिटेलर पर डाल देगा। अच्छा गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी वो फिर बीच में होलसेलर से लेगी। अच्छा रिटेलर किसको सेल करेगा? आप और हम जैसे लोगों को। वी ऑल आर कंज्यूमर्स। तो बर्डन हमारे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा जैसे ही हम कुरकुरे का पैकेट खोलेंगे और उसमें से कुरकुरे निकालकर खाएंगे दोस्तों, सारा बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फाइनल जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर को लेना पड़ता है। जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है दोस्तों वो सारा बर्डन बियर करता है। तो जीएसटी जो लगाया जाता है वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। और जो बंदा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा सारा बर्डन उसी को लेना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें क्या होता है? बर्डन शिफ्ट होता है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर। और फाइनल कंज्यूमर तो किसी और को शिफ्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो कंज्यूम करेगा। जो मजा लेगा कुरकुरे का वो ही सारा बर्डन बियर करेगा। कस्टम ड्यूटी भी है दोस्तों, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। अच्छा जब आप इंपोर्ट करोगे तो पहले आपके ऊपर ड्यूटी लगेगी, फिर इंपोर्ट करने के बाद आप इंडिया में किसी और को सेल किए तो बर्डन उधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो किसी और को बेचा तो बर्डन उस पर शिफ्ट हो जाएगा। फाइनल बर्डन किस पर आएगा? फाइनल बर्डन कंज्यूमर पर आएगा दोस्तों। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में बस फर्क यह है कि यहां पर शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। दोस्तों यहां पर बर्डन शिफ्ट होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जरा अपना दिमाग लगाना, सोचना, सही हो गलत हो बात की बात है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट को इजी कलेक्शन ऑफ टैक्स किसका होता होगा? डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? सही बताऊं ना दोस्तों तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स इजीली मिलता है क्योंकि वो गुड्स और सर्विस का वैल्यू में पहले से इंक्लूड होता है। अब जैसे आपको कुरकुरे खाने हैं तो खाने हैं, वो तो टैक्स इंक्लूड है। अच्छा जैसे ही खाओगे बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा।
तो गवर्नमेंट को वहां थोड़ा मशक्कत कम करना पड़ता है, रिकवरी अपने आप आता है, क्योंकि वो गुड्स और सर्विस का वैल्यू के अंदर इंक्लूड है। और दोस्तों आपको ये पता नहीं है आप दिन भर में कितना इनडायरेक्ट टैक्स देते हो। अगर आपको चॉकलेट खाने का मन है, चॉकलेट खाई, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आ गया। आपको घूमने जाना, कोई सर्विस लेनी, बर्डन आ गया। आपको टैक्स का क्लास खरीदना, टैक्स का बर्डन आपके ऊपर आएगा, बिकॉज यू आर द फाइनल कंज्यूमर। अगर आप दिन भर का हिसाब जोड़ो ना, तो मैं कह रहा हूं आप बहुत सारी चीजें खाना पीना बंद कर दो। सर हम कुछ भी बंद नहीं करने वाले, लगे तो लगे, मन है तो खाएंगे। हाँ, डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में गवर्नमेंट को थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि वो डायरेक्टली लगता है, वो तो उसी पे लगेगा ना जो इनकम कमाएगा। अच्छा, लोग क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स को चोरी करने का कोशिश करते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके इवेजन करने का कोशिश करते हैं, अपनी इनकम को छुपाने का कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट दो तरह का टैक्स लगाती है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है इनकम टैक्स। एक इसमें ब्लैक मनी टैक्स भी होता है, कि जो लोग विदेश में काला धन जमा किए हैं, तो उनसे सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने अभी 2015-16 में ये नया लॉ पास किया था, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसके ऊपर टैक्स का लेवी होएगा ना, गवर्नमेंट उसी से कलेक्शन करेगा। मिस्टर राम कमाएगा तो राम से टैक्स का लेवी होएगा, राम से ही कलेक्शन होएगा। मतलब उसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता, उसके अंदर बर्डन शिफ्ट नहीं होता। और इधर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों बर्डन शिफ्ट हो जाता है। मतलब जो पहले गुड्स बनाकर बेचा, पहले गवर्नमेंट उस पर टैक्स का रिकवरी करेगी, वो जब दूसरे को बेचेगा तो वो उसका प्राइस में जोड़ देगा, तो बर्डन सामने वाले पर आया। फिर वो जब आगे सेल करेगा तो वो बर्डन आगे शिफ्ट कर देगा। मतलब यूं समझ लो जी, मैं समझाता हूं, यूं समझ लो, जैसे किसी के इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन लगा आप लोगों के, यहां से लगाए ना, किसी के इंजेक्शन लगा और सपोज करो दर्द भी उसी को हुआ, तो जैसे इंजेक्शन लगाया आवाज आई, इसका मतलब वो डायरेक्ट टैक्स है। जिसके इंजेक्शन लगा दर्द भी उसी के हुआ। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंजेक्शन तो लगा किसी और के, सर ये तो पिचकारी चला रहे हो आप, इतना बड़ा थोड़ी होता है इंजेक्शन, एनिमल्स वाले इंजेक्शन, नहीं नहीं, जिसके इंजेक्शन लगा, लगा किसी और के, दर्द हुआ किसी और के। जैसे इंजेक्शन लगेगा बिजनेसमैन के, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे थोड़ी लेती है इनडायरेक्ट टैक्स, वो तो बिजनेसमैन से लेती है। लेकिन दर्द बिजनेसमैन को नहीं होता, दर्द आपको होता है, क्योंकि कंज्यूमर आप हो, सारा बर्डन आपके ऊपर आना है भाई। तो दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन शिफ्ट नहीं होता, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन क्या हो जाता है दोस्तों, शिफ्ट हो जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर समझ में आया हो दोस्तों, तो एक ऐसे लाइक का बटन दबा दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे आपको लेक्चर, अभी मैं इसको यूट्यूब पर भी अपलोड करने वाला हूं, और जब आप इसको देखोगे यूट्यूब पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको सारा क्लास देखना हो, अगर आपको पूरी क्लासेस देखनी हो, तो आप उस लिंक पर जाकर पूरा कोर्स ले लो, सारा आपको मिल जाएगा वहां पे। और दोस्तों इट्स अमेजिंग, सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं, राइट। तो ये समझ में आया सब लोगों को? हाँ सर, बहुत जोर से समझ में आया। मजा आ रहा है ना आपको? मजा आएगा दोस्तों, टैक्स है ही बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको बहुत इंजॉय करोगे दोस्तों, नॉट ओनली एज अ स्टूडेंट। मतलब आप आम दुनिया को देखो, टैक्स बहुत काम आता है। इवन आफ्टर जब आप एग्जाम पास कर लेते हो, उसके बाद जब आप अपना प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, वेदर आप जॉब करो या आप अपना ऑफिस खोलो, प्रैक्टिस करो या बिजनेस करो, सबसे ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट काम आएगा ना, तो वो टैक्स आएगा। मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं फैकल्टी हूं, ये आएगा दोस्तों। और बात क्या है दोस्तों, जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो, जब आप इसके बारे में जान लेते हो, क्योंकि अभी इससे पहले तो बस आपको यही पता है भाई टैक्स होता है, लेकिन जब आपको इसका नॉलेज हो जाता है, तो आए दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज में आपको टैक्स के बारे में बहुत चीजें मिलेंगी, तो आपको लगेगा यार ये तो मेरे को पता है, यो हमारे सर बताए थे ऐसा।
पड़ोसी भी पूछ लेगा भैया जरा टैक्स कैलकुलेट करके बताओ, तुम तो बड़ा वो बनते हो। तो भाई साहब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको, यकीन मानिए दोस्तों, है ना। और हम इसको बहुत मजेदार बना देंगे क्लास में, है ना, बहुत मजेदार बनाएंगे, देखिएगा आप, इतना मजा आएगा मैं आपको बता नहीं सकता। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर डायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ कहानी देखेंगे, कुछ कहानी सुनेंगे। दोस्तों ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है, ये जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, इस डायरेक्ट टैक्स में देखो, एक तो होता है टैक्स पेयर, ये बातें आप लिख लीजिएगा, बहुत काम आएंगी। एक तो होता है टैक्स पेयर, एक होती है गवर्नमेंट, है ना। ये जो टैक्स पेयर है, ये जो टैक्स पेयर है, इसको हम लोग दोस्तों असेसी भी बोलते हैं, इसको हम लोग असेसी भी बोलते हैं। तो क्या होता है भाई, गवर्नमेंट ये जो टैक्स पेयर होता है, ये जो टैक्स पेयर होता है, इस पर टैक्स का लेवी करती है। जैसे मैं हूं, आप हो, आपके फादर हैं, घर में पेरेंट्स हैं, आपके बड़े बड़े ब्रदर सिस्टर हैं, जो इनकम कमाएगा दैट इज कॉल्ड टैक्स पेयर, उसको हम लोग असेसी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स का लेवी करता है, लेवी का मतलब लगाना होता है, हिंदी में बोलते हैं लगाना, चार्ज करना। तो टैक्स पेयर पर लेवी हुआ, और ये टैक्स पेयर गवर्नमेंट को टैक्स का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ये जो टैक्स पेयर होता है ना, ये जो टैक्स पेयर होता है, ये गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। अच्छा, टैक्स का पेमेंट मतलब कलेक्शन, गवर्नमेंट कलेक्शन करेगी, तो गवर्नमेंट कलेक्शन किससे करेगी, टैक्स पेयर से करेगी, असेसी से करेगी। तो जिस पर लेवी होएगा वही टैक्स पे करेगा, बर्डन शिफ्ट नहीं होगा। तो आप लोग यहां पर नीचे लिख लो, बर्डन ऑन सेम पर्सन। बर्डन जो होता है भाई वो सेम पर्सन पर होता है, सेम पर्सन पर, जो सेम पर्सन है उसके ऊपर इसका क्या आता है भाई, बर्डन आता है। राइट, समझ में आई बात। अच्छा एक बात और बता देता हूं दोस्तों, एक बात और बता देता हूं, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है भाई, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है सीबीडीटी। ये नाम आप लोगों को बहुत बार देखने को मिलेगा। सर सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों हमारे देश में सबसे बड़ा कौन, बताओ, अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स में सबसे बड़ा कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। निर्मला सीतारमन जी हैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो सबसे बड़ी है। उनके अंडर में दोस्तों दो बोर्ड हैं, एक तो है सीबीडीटी दोस्तों, एक है सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल कौन करता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रोल करता है। और हमारे देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, चाहे जीएसटी हो चाहे कस्टम ड्यूटी हो, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, तो दोस्तों उसको कंट्रोल करता है सीबीआईसी, उसको सीबीआईसी कंट्रोल करता है ना। तो अगर हम इनकम टैक्स की बात करेंगे तो यहां पर हमेशा नाम निकल कर आएगा सीबीडीटी का। अच्छा, इस सीबीडीटी के अंडर में होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये जो सीबीडीटी है इसके अंडर में कौन होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये। बहुत सारे ऑफिसर लोग यहां पर बैठते हैं, मेरा तो दिन रात कई बार जाना होता है वहां पर, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करता हूं। तो मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी, मैं आपको क्लास में जो मैं डिपार्टमेंट में या मेरे क्लाइंट्स के साथ जो डील करता हूं,
मैं दोस्तों आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा, और यकीन मानिए दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा नहीं कि आप केवल सिंपली पढ़ रहे हो, रट्टा लगा रहे हो, नहीं, मैं आपको दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा इस क्लास में। हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, याद भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, और टेक्स्ट की दुनिया का पूरा पूरा नॉलेज मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, है ना। बस अब मैं आपको ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप पढ़ोगे तब अपने आप आपको पता चलेगा दोस्तों। तो ये समझ में आया क्या भाई? एक तो होता है टैक्स पेयर, एक होती है गवर्नमेंट। टैक्स पेयर को हम लोग इनकम टैक्स में असेसी भी बोलते हैं। तो ये जो असेसी होता है, असेसी मतलब जिसकी इनकम असेस होगी, जिसकी इनकम पर टैक्स लगेगा, उसको असेसी बोलते हैं। ये जो असेसी होता है, गवर्नमेंट इस पर टैक्स का लेवी करती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर इनकम टैक्स लगाती है, और फिर ये असेसी ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो कोई दूसरा आदमी पे नहीं करता कि लाओ पड़ोसी से टैक्स लो। पड़ोसी क्यों देगा? इनकम तुम कमाए हो, तुम टैक्स दो। तो इसमें क्या होगा भाई? बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होगा दोस्तों, इसमें बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, सेम पर्सन के ऊपर होता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? सीबीडीटी कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल कौन करेगा? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसको कंट्रोल करेगा। इसमें नाम आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, राइट। तो ये वाली बात है। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना दोस्तों, इसमें होते हैं वेरियस ऑफिसर्स, वेरियस ऑफिसर्स, छोटे बड़े सभी तरह के ऑफिसर होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर का नाम आएगा जब मैं आपको पूरा इनकम टैक्स पढ़ाता हूं, मेनली कॉल्ड एओ। ये एओ वर्ड बहुत आएगा दोस्तों। एओ का मतलब फुल फॉर्म होता है असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर। दोस्तों, ये जो मेनली कॉल्ड असेसिंग ऑफिसर है ना, एओ, ये कोई पोस्ट नहीं है। आप मेरी बात को समझो, ये पोस्ट नहीं है एओ। एओ कोई भी ऑफिसर हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों को जब आगे पढ़ाऊंगा, जैसे सबसे बड़ा ऑफिसर होता है चीफ कमिश्नर, फिर होता है कमिश्नर, फिर होता है आपका असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर। तो ऐसे ये पोस्ट होती हैं अलग अलग। अब जो ऑफिसर आपके केस को डील करेगा वो एओ है। जैसे सपोज करो आपका मैटर आईटीओ लेवल का है, मतलब जितनी कम इनकम होगी तो छोटा ऑफिसर डील करेगा, ज्यादा बड़ी इनकम होगी तो बड़ा ऑफिसर डील करेगा। छोटी इनकम छोटा ऑफिसर, बड़ी इनकम बड़ा ऑफिसर। अब मान लो आपकी इनकम छोटी है तो कौन डील करेगा? आईटीओ। तो हम आईटीओ को बोलेंगे एओ। हमारा एओ कौन है? आईटीओ है। मान लो हमारा इनकम बहुत बड़ा है, आईटीओ का लेवल की बात नहीं है, उसको असिस्टेंट कमिश्नर डील करेगा। तो एओ कौन माना जाएगा? असिस्टेंट कमिश्नर। अगर हमारी इनकम को कमिश्नर डील करेगा, बहुत बड़ी इनकम है, तो एओ कौन माना जाएगा? कमिश्नर। और हमारी इनकम बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा, तो भाई साहब चीफ कमिश्नर डील करेगा। तो एओ कौन हो गया? चीफ कमिश्नर। तो भाई साहब जो बंदा आपकी इनकम को असेस करता है, उसे ही हम लोग असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। बाकी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर तो बहुत ऊंची बात है भाई, ये नीचे के ऑफिसर ही करते हैं ज्यादातर इनकम कंप्यूट करने का काम, राइट। तो एओ वर्ड बहुत बार आने वाला है, समझ जाना। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, जो आपके केस को असेस कर रहा है, जो असेसी की इनकम को असेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एओ, असेसिंग ऑफिसर। चलो, तो ये तो हमारी बेसिक बेसिक बातें हुई, है ना। मैंने टैक्स का बारे में आपको एक नॉर्मल जानकारी दिया। भाई टैक्स क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। दूसरी बात है टैक्स कितना टाइप का होता है, तो मैंने बताया एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जिस पर लेवी होगा कलेक्शन भी उसी से होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? लेवी किसी और पर होगा, कलेक्शन किसी और से किया जाएगा, मतलब बर्डन शिफ्ट हो जाएगा, राइट। चलो, अब हम बात करते हैं दोस्तों लॉ की। आपने बोला कि भाई टैक्स लगने के लिए लॉ होना जरूरी है, कानून होना जरूरी है।
कि अगर कोई कंपलसरी रिकवरी होता है लेकिन अगर कानून नहीं है तो हम उसको टैक्स नहीं बोल सकते, लॉ होना जरूरी है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये लॉ बनता कहां से है, कौन बनाता है ये लॉ, ये पावर किसको मिली हुई है लॉ बनाने की। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा कौन, चलो हमारे देश में सबसे बड़ा कौन, कौन है सबसे बड़ा? मोदी जी सबसे बड़े हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, देश के पति, राष्ट्र के पति, वो बड़े हैं। सर भगवान सबसे बड़ा है, अरे मैं भगवान की बात नहीं कर रहा, भगवान तो है ही सबसे बड़े। खैर सबसे बड़ा मोदी जी नहीं है, सबसे बड़े राष्ट्रपति नहीं है, सबसे बड़ा कौन है बताऊं? सबसे बड़ा है दोस्तों, लिखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान सबसे बड़ा है दोस्तों, भारत का संविधान सबसे बड़ा कौन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बड़ा कोई नहीं है दोस्तों, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। और मैं तो कहता हूं हर इंडियन को कम से कम लाइफ में एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ना चाहिए। सर कहां से पढ़ें बताओ, कोर्स तो खत्म हो नहीं रहा, आप कह रहे हैं भी पढ़ो, चलो कोई बात नहीं, मत पढ़ना। अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सुप्रीम कोर्ट के, सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं। मैं भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं, ऐसे बोलते हैं वो। तो सबसे बड़ा कौन हुआ भाई? भारत का संविधान सबसे बड़ा हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा हुआ। दोस्तों इसको बोलते हैं लॉ, किंग ऑफ किंग्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं किंग ऑफ किंग्स, मतलब ये किंग ऑफ किंग्स है। हमारे देश के जितने भी कानून बनाए जाते हैं, जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, उसकी पावर कहां से मिलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो हमें लॉ बनाने की पावर देता है, लॉ बनाने की पावर। तो लॉ बनाने की जो पावर है वो कहां से मिलेगी आपको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगी। दोस्तों जैसे आप लोग कोई भी एक्ट पढ़ते हो तो उसमें सेक्शन होता है ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। ऐसे ही दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स। यहां पर सेक्शन नहीं होता है, यहां पर आर्टिकल होता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 246। जैसे एक्ट में सेक्शन होता है ना 1, 2, 3, 4, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होता, यहां पर आर्टिकल होता है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ऐसे आर्टिकल होता है। और दोस्तों ये जो आर्टिकल होते हैं, जैसे ही आप आर्टिकल नंबर 246 पे जाओगे तो वहां पर दोस्तों एक 7th शेड्यूल है। इन चीजों को आप ऐसे ही मत समझना, ये सारी चीजें आपके कोर्स में हैं, आपके सिलेबस में हैं। जो स्टार्टिंग 10 नंबर का वेटेज है वो यहीं से पूछा जाता है, छोटे बड़े सभी तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो मैं बिल्कुल नीचे लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो सबसे बड़ा कानून होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे बड़ा कोई लॉ नहीं है हमारे देश में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 246, जैसे ही आप आर्टिकल नंबर 246 पे क्लिक करोगे तो दोस्तों वहां पर एक 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल। उसमें शेड्यूल होते होंगे 1, 2, 3, 4, अपने को क्या मतलब है? अपने को 7th शेड्यूल से मतलब है। तो ये जो 7th शेड्यूल होता है ना भाई लोगों, ये जो 7th शेड्यूल होता है, इस 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, 3 लिस्ट। हो सकता है दोस्तों आप पहले से पढ़े हो, मुझे नहीं पता, मुझे तो आपको पूरा पढ़ाना है जीरो लेवल से। 3 लिस्ट होती है इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जाओ, आर्टिकल नंबर 246 में जाओ, उसके बाद 7th शेड्यूल में जाओ, उसके अंदर आपको 3 लिस्ट मिलती है दोस्तों, 3 लिस्ट। और ये जो 3 लिस्ट होता है,
ये 3 लिस्ट क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। एक तो होता है भाई लोगों यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है दोस्तों कॉन करंट लिस्ट। कॉन करंट लिस्ट, 3 तरह का लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 246 में 3 तरह का लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट होता है, और एक होता है दोस्तों कॉनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो मैटर बताए गए हैं जिन पर लॉ बनाने का पावर एक्सक्लूसिवली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लिख लो, यूनियन लिस्ट के नीचे लिख लो कि लॉ बनाने का जो पावर होता है वो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने का जो पावर है दोस्तों, लॉ बनाने का, वो एक्सक्लूसिवली बाई स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट लिस्ट में वो मैटर बताए गए हैं जहां पर लॉ बनाने का पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, और कॉनकरेंट लिस्ट में वो मैटर होते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो कानून होना बहुत जरूरी है, लॉ होना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 7th शेड्यूल, 3 टाइप ऑफ लिस्ट आर गिवन। द फर्स्ट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर हैं दोस्तों जहां पर लॉ बनाने का पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में वो मैटर बताए गए हैं जहां पर एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल का लॉ कहां बनता है? पार्लियामेंट में बनता है, संसद में बनता है। पूरे देश में एक ही पार्लियामेंट है, दिल्ली में। देखा है आपने कभी? हाँ सर, वो ऐसे गोल सा बिल्डिंग है, अब तो नया बिल्डिंग बन रहा पार्लियामेंट का। देखा आपने लॉ कैसे बनता, कितने गंदे तरीके से बनता। हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते वो वहां पर सोता हुआ नजर आता हो, कोई जूते फेंक रहा, कोई चप्पल फेंक रहा, बताओ। माइक फेंक देते, चेयर उठा के फेंक देते, बताओ कैसे गंदे तरीके से लॉ बनता। तो हमारे देश का यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, वो लॉ कहां बनता है दोस्तों? पार्लियामेंट में बनता है। ऐसे ही हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर है, और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ कहां बनता है? स्टेट असेंबली में बनता है। स्टेट असेंबली, विधानसभा। जैसे मैं जयपुर राजस्थान में रहता हूं, तो मेरा जो ऑफिस है दोस्तों, वो राजस्थान विधानसभा के पास है। सर हम आएंगे, हम देखेंगे कैसे बनता लॉ वहां पे, आइए, वेलकम। अच्छा, उस पर सेंट्रल लॉ नहीं बना सकती। जो स्टेट लिस्ट के मैटर है उस पर सेंट्रल को पावर नहीं है लॉ बनाने का, वरना लड़ाई हो जाएगी। सेंट्रल बोलेगी मैं लॉ बनाऊं, स्टेट बोलेगी मैं लॉ बनाऊं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से डिवाइड कर दिया, तुम सेंट्रल इन चीजों पे लॉ बनाना, तुम स्टेट इन चीजों पर लॉ बनाना। कॉनकरेंट लिस्ट में वो मैटर बताए गए हैं जहां पर लॉ बनाने का पावर दोनों गवर्नमेंट्स के पास है। सेंट्रल के भी पास है और स्टेट के भी पास है, दोनों के पास है। दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है ना। लेकिन अगर उनमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा तो सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेंट्रल की चलेगी, बड़ा तो वही है। अब कौन से मैटर यहां पर हैं दोस्तों, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करके चलेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों को टैक्स के बारे में बताया। टैक्स क्या होता है? कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी होता है, अंडर एनी लॉ होता है। टैक्स 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जिस पर लगाया जाएगा उसी से लिया जाएगा, जिसके इंजेक्शन लगेगा दर्द उसी के होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में लगाया किसी और के जाएगा, दर्द किसी और के होएगा।
गवर्नमेंट टैक्स लेगी बिजनेसमैन से, लेकिन कलेक्शन होगा कंज्यूमर से दोस्तों। इसमें बर्डन शिफ्ट होगा। हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट टैक्स लेती है एसएससी से, टैक्स पेयर से। हम सब कौन है? टैक्स पेयर। हमको लॉ में क्या बोला जाता है? एसएससी। और ये सारा काम करता कौन है? इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको हम लोग एओ बोलते हैं, एओ, असेसिंग ऑफिसर। इन सबको कंट्रोल कौन करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके अंडर में कौन होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 246, उसमें 7 शेड्यूल है। उस पर क्लिक करोगे तो 3 लिस्ट प्रकट हो जाएगा। पहला यूनियन लिस्ट है, जहां पर एक्सक्लूसिव पावर लॉ बनाने का सेंट्रल के पास है। दूसरा स्टेट लिस्ट, जहां पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास है। तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पर लॉ बनाने का पावर सेंट्रल के पास भी और स्टेट के पास भी है। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा है ना। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको सारा लेक्चर वहां से मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, कैसे कैसे आपको लेना, सब कुछ उसमें गिवन है। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी कंफ्यूजन डाउट रहता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, अरे जोश दिल में जगाते चलो, और जीत के गीत